हालांकि वह केवल 20 साल से थोड़ा ऊपर का युवक था, लेकिन परीक्षण में उसका शरीर 98,000 साल पुराना पाया गया। यहाँ तक कि आदमी ने जागने के बाद बस एक शब्द कहा, रुक जाओ, और पूरी तरह सन्नाटा छा गया। पूरी की पूरी अस्पताल की इमारत जैसे पॉज बटन दबने पर अचानक रुक गई। किसी को नहीं पता था कि बस इसी एक हरकत के कारण अधिकारियों ने तुरंत तुम्हें प्रथम श्रेणी के खतरे की सूची में डाल दिया। उन्होंने न केवल इस घटना को सर्वोच्च रहस्य माना, बल्कि तुम जैसे इंसान जो 3 साल से कोमा में एक वनस्पति की तरह था की पूरी जांच भी शुरू कर दी। इसका कारण यह था कि इन 3 सालों में ब्लू स्टार आधिकारिक तौर पर एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुका था जहां आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से वापस आ गई थी। विभिन्न दूसरी दुनियाओं की आत्माएं धीरे धीरे ब्लू स्टार में आने लगी थीं, जिनमें से कई पुनर्जन्म वाली आत्माएं थीं और कुछ तो शरीर पर कब्जा करने वाली जादुई आत्माएं भी थीं। ग्रेट जिया कैलेंडर के वर्ष 3280 के जनवरी महीने में लियांगजोउ के हंजोंग इलाके में एक दुष्ट साधु ने 10,000 सोल्स बैनर बनाने के लिए 3000 मील तक खून की नदियां बहा दी थीं। ग्रेट जिया कैलेंडर के वर्ष 3280 के फरवरी महीने में पश्चिम में एक पादरी ने दावा किया कि उसके पास मरे हुए लोगों को जिंदा करने की जन्मजात शक्ति है और कुछ ही दिनों में वहां लाशों की लहर दौड़ पड़ी। पश्चिम के लोग ऐसे इंसानों को सुपर ह्यूमन कहते हैं, जबकि हम जिया देश के लोग उन्हें कल्टीवेटर कहना ज्यादा पसंद करते हैं। ये बातें कहने वाले व्यक्ति का नाम वेयोंग था, जो ब्लैक गार्ड का 16वां अधिकारी था। इसलिए कल्टीवेटर एक दोधारी तलवार की तरह होते हैं। वे देश के लिए एक शक्तिशाली हथियार भी हो सकते हैं और साथ ही समाज की शांति को गंभीर खतरा पहुंचाने वाले चरमपंथी भी। ये सुनकर निंग युचान के दिल में अचानक एक बुरे खतरे का एहसास हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे ये सब क्यों कह रहे हैं, लेकिन वेयोंग की अगली बातों ने उसके शक को सच साबित कर दिया। तुम पूरी तरह से बेफिक्र रह सकती हो। हमारे ब्लैक गार्ड का लक्ष्य शुरू से लेकर अंत तक तुम कभी नहीं थी। बात करते करते एक नया वीडियो सामने आ गया, जिसमें अस्पताल के इनपेशेंट वार्ड में पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। सभी तरह के उपकरण इधर उधर गिरे पड़े थे, दस्तावेज और कागज जमीन पर बिखरे हुए थे और हर जगह लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो देखने के बाद निंग युचान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, क्या ये उपन्यासों में पढ़ा जाने वाला बोले गए शब्दों का नियम बन जाना नहीं है। यहाँ तक कि एक आधुनिक कल्टीवेटर होने के बावजूद ज़ाओ यू भी ये नजारा देखकर डर से कांप उठा, क्योंकि ये इस इमारत के सभी जीवों को सीधे मार देने जैसा नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही भयानक तरह का नियंत्रण था। अब तक फाइलों में दर्ज सभी जात सुपर ह्यूमंस और कल्टीवेटर्स के रिकॉर्ड में यहाँ तक कि तथाकथित भगवान भी पूरी इमारत को इस तरह से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थे। ये निश्चित रूप से किताबों में बताए गए किसी देवता की ताकत थी। तभी वेयोंग ने अस्पताल के कपड़े पहने एक लड़के की तस्वीर निकाली और कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कौन है। ये तुम्हारा वही पति है जो 3 साल से अस्पताल में कोमा में था, ली हुआयन। 3 साल पहले जब कार एक्सीडेंट में उसका ब्रेन डेड हो गया था, तो उसके सगे माता पिता ने बड़े और छोटे बेटे में से छोटे बेटे को चुना था। तुम्हारे परिवार ने ही उसे बचाया था और बाद में तुमने उस कोमा में गए इंसान से शादी भी कर ली। सच कहूं तो तुम्हारी हैसियत के हिसाब से तुम ये सब जानने के लायक नहीं हो, लेकिन अभी हमें तुरंत तुम्हारी जरूरत है ताकि तुम उसकी पत्नी के रूप में हमारे और उसके बीच बातचीत का एक जरिया बन सको। तुम्हारे होने का बस यही एक फायदा है। ये सुनकर निंग युचन को सारी बात समझ में आ गई। तो इसलिए तुम लोगों ने मुझे चुना, लेकिन जब तुमने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि उससे शादी करने से पहले मैंने उसकी मर्जी नहीं पूछी थी। यहाँ तक कि मैं और वह एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। अब जब वह जाग गया है तो जरूरी नहीं कि वह हमारी इस एक तरफा शादी को मानेगा। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो तुम अभी उसकी एकमात्र बची हुई रिश्तेदार हो और तुम उसकी जान बचाने वाली भी हो। इस तरह के कल्टीवेटर कर्म को बहुत महत्व देते हैं। निंग युचन ने हार न मानते हुए पूछना जारी रखा, अगर उसने बात करने से मना कर दिया तो क्या होगा? अगर तुम चाहते हो कि मैं एक माध्यम बनूं, तो तुम्हें मुझे यह बताना होगा कि भविष्य में मुझे किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। वेयोंग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि क्या खतरे हो सकते हैं। सिद्धांत रूप में अनगिनत डेटा और असली मामले यह बताते हैं कि इस तरह के कल्टीवेटर अपने पिछले जन्म में चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न रहे हों, अब उन्हें शुरुआत से ही साधना फिर से शुरू करनी होगी। लेकिन तुम्हारे पति का मामला बहुत ही अजीब लगता है। उसके इलाके में किसी दैवीय शक्ति या जादू के इस्तेमाल का कोई सुराग नहीं मिला है। मतलब जागने के बाद उसने सिर्फ एक शब्द बोलकर पूरी इमारत को अपने नियमों के दायरे में खींच लिया। इस वजह से हमें इस बात पर गहरा शक होता है कि उसका पिछला स्तर हमारी मौजूदा समझ से कहीं ज्यादा आगे हो सकता है। कुल मिलाकर वे बहुत मुश्किल इंसान है। हमारे ब्लैक गार्ड के इतिहास में अब तक का सबसे खतरनाक कल्टीवेटर है। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हम तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। ये सुनकर निंग युचान ने अपने होंठ चबाए और काफी देर चुप रहने के बाद एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं ब्लैक गार्ड में शामिल होने के लिए तैयार हूँ।
दरअसल उसके यहाँ कहने का सबसे बड़ा कारण कल्टीवेशन के अलावा और कुछ नहीं था। उसे बहुत अच्छी तरह पता था कि ब्लैक गार्ड में शामिल होने का क्या मतलब है। इसका मतलब था कि उसने पूरी तरह से कल्टीवेशन की दुनिया में कदम रख दिया था। कोई भी आम इंसान कल्टीवेशन के लालच को ठुकरा नहीं सकता। अगले दिन सरकारी विभागों की मदद से अस्पताल के इनपेशेंट वार्ड में फिर से शांति बहाल हो गई। जिन लोगों को भी इस बारे में पता था, उनकी कल की यादें खास तरीकों से मिटा दी गईं और उसी पल तुम्हारी दोनों जन्मों की यादें पूरी तरह से एक हो गईं और तुमने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मैं आखिरकार वापस आ ही गया। इन 3 सालों में तुम एक दूसरी दुनिया में चले गए थे। बस उस दुनिया में समय की रेखा 3 साल नहीं बल्कि 98,000 साल थी। तभी अचानक वार्ड का दरवाजा खुला। एक मास्क पहनी हुई नर्स मेडिकल उपकरणों वाली छोटी गाड़ी को धक्का देते हुए कमरे में आई। तुम्हें गहरी सोच में डूबा देखकर उसने अनजाने में तुम्हें देखकर एक मुस्कान दी। लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि जैसे ही तुम्हारी और उसकी नजरें मिली, अंतरिक्ष मुड़ने लगा। आसपास की पुरानी दीवारें इंच दर इंच छिलकर गिरने लगीं और फिर आईने के फूल की तरह सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया। ये नजारा बार बार दोहराया जाने लगा, जिससे उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसके दिल की धड़कन रुक गई हो, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसके दिल को जोर से पकड़ लिया हो। घुटन का एक एहसास उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसके सामने वह पतली सी आकृति भी उस पल अनगिनत ऊंचाई तक बढ़ने लगी, मानो एक ऐसा ऊंचा और विशाल पहाड़ हो जिस पर चढ़ा न जा सके, जो पूरी तरह से उसके ऊपर गिर रहा हो। नर्स के जीवित रहने की प्रवृत्ति ने उसे लगातार पीछे हटने पर मजबूर किया और अंत में उसके दोनों पैर कमजोर पड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसी समय उसके दिमाग में एक ही वाक्य आया, जल्दी भागो वरना मैं मारी जाऊंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही सेकंड तुमने अपना वह डरावना दबाव हटा लिया और फिर शांति से अपनी नजरें फेरकर धीरे से अपना हाथ हिलाया। तुम चली जाओ, मैं थक गया हूँ। नर्स ने यह सुना और बिना पीछे देखे मरीज से दूर भागने लगी। अपनी कार में वापस आकर दरवाजा लॉक करने के बाद ही उसने अपना मास्क उतारा और गहरी सांस ली, जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। वेई योंग को जब पता चला कि जाओ यू बाल बाल बच गई है तो उसने उसे बधाई दी, क्योंकि किसी अजनबी कल्टीवेटर से पहली बार संपर्क करना एक बहुत ही खतरनाक काम है। आखिरकार उनके पास दूसरे व्यक्ति की पृष्ठभूमि और स्वभाव का आकलन करने के लिए कोई डेटा नहीं है। कुछ समय पहले ब्लैक गार्ड का एक सदस्य एक ऐसे कल्टीवेटर को नाराज करने के कारण, जो खुद को सही रास्ते पर चलने वाला बताता था, उसे जिंदा ही एक खूनी कठपुतली में बदल दिया गया था और उसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। जाओ यू ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, वास्तविक संपर्क के आधार पर मैंने लक्ष्य के बारे में निम्नलिखित बातें समझी हैं। लक्ष्य से बिना अनुमति के संपर्क नहीं किया जा सकता। वह मेरी उपस्थिति के प्रति स्पष्ट रूप से शत्रुतापूर्ण रवैया रखता है। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी, पहली पीढ़ी घुलने मिलने वाली है, जो सरकार के करीब है, आधुनिक समाज के प्रति सद्भावना दिखाती है, शायद ही कभी परेशानी खड़ी करती है और उन्हें अपनी तरफ किया जा सकता है। दूसरी पीढ़ी पूरी तरह से सामंती राजवंश काल के कुलीनों के तौर तरीकों की नकल करती है, जो मनमानी करते हैं, समाज के विरोध में खड़े होते हैं और सरकार की ब्लैकलिस्ट में है। जाओ यू की बातें सुनकर वेयोंग की आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। वह अच्छी तरह जानता था कि निंग यूचन को ब्लैक गार्ड में शामिल होने के लिए डराया, धमकाया और लालच दिया गया था, इसलिए वफादारी और आज्ञाकारिता के मामले में वह जाओ यू जैसी पुरानी सदस्य से बहुत पीछे थी। इसीलिए वह चाहता था कि जाओ यू जाकर ली हुआयन के रवैये का परीक्षण करे। अगर उसे जाओ यू से बात करने में कोई आपत्ति नहीं होती तो संपर्क के लिए अपने ही लोगों का इस्तेमाल करना बेहतर होता। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह ली हुआयन इतना विरोध करेगा। लगता है हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, केवल निंग यूचन ही बची है। कुछ समय बाद चिंगजोउ शाखा में ब्लैक गार्ड के बेस पर वापस आकर जाओ यू निंग यूचान को आर्काइव रूम ले जा रही थी। तभी निंग यूचान ने अचानक अपने दिल में छिपा एक पुराना सवाल पूछ लिया, जाओ यू दीदी, ये ली हुआयन क्या वह बहुत ताकतवर है? मुझे लगता है कि आप लोग उससे बहुत डरते हैं। जाओ यू ने सिर हिलाते हुए कहा, यह रेटिंग काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। हम नहीं जानते कि पिछले जन्म में उसका स्तर क्या था, इसलिए रेटिंग जैसी चीजों के लिए कई बातों पर विचार करना पड़ता है। जाओ यू स्वाभाविक रूप से निंग यूचान की सोच को समझ गई और उसने आगे कहा, तुम अपने पति के बारे में बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखना। कल्टीवेटर्स की दुनिया हमारी दुनिया से अलग है। कल्टीवेशन 4 शब्दों से अलग नहीं है, विधि, धन, साथी और स्थान। क्योंकि ये चीजें किसी भी कल्टीवेटर को जन्म से नहीं मिलती हैं, उन्हें ये सब छीनना पड़ता है, लगातार छीनना पड़ता है। अगर तुम दूसरों से नहीं छीनोगी तो दूसरे तुमसे छीन लेंगे। अगर तुम नहीं चाहती कि कोई तुमसे कुछ छीने तो तुम्हें खुद को और मजबूत बनाना होगा। लेकिन मजबूत बनने के लिए अधिक स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह एक ऐसा चक्र है जिससे बाहर नहीं निकला जा सकता। निंग यूचान चुप हो गई। उसने कई बार जाओ यू की बातों का खंडन करने की कोशिश की, लेकिन जब वह बोलने लगी तो उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी उसने कहा वह सही था। अगर वे लड़ेंगे और छीनेंगे नहीं तो उन्हें संसाधन कहां से मिलेंगे? कोई भी अपनी मेहनत से कमाए गए संसाधन आपको मुफ्त में नहीं देगा। तभी जैसे ही वे आर्काइव रूम में पहुंचे, जाओ यू ने बुक शेल्फ से एक लाल रंग की किताब निकाली जो आधी हथेली जितनी मोटी थी, जिसके कवर पर सुनहरे अक्षरों में कल्टीवेशन क्रॉनिकल्स वॉल्यूम 1 लिखा था।
हमने जो कल्टीवेटर्स की डायरियां इकट्ठा की हैं, उनके आधार पर हमने कल्टीवेशन की दुनिया के एक निश्चित चरण में हुई प्रमुख घटनाओं को चुना है। दूसरे शब्दों में ये वे क्रॉनिकल्स हैं जिन्हें हमने इकट्ठा किया है और जिन्हें आगे बढ़ाए जाने लायक माना गया है। निंग यूचन ने थोड़ी देर देखा और उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसमें लिखा था कि एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर का जीवन काल 5000 साल तक पहुंच सकता है। आपको पता होना चाहिए कि किन राजवंश से लेकर आधुनिक समय तक केवल 2000 साल ही बीते हैं। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि जब कोई इंसान 5000 साल तक जीवित रहेगा तो वह कैसा हो जाएगा, या यूं कहें कि क्या वह व्यक्ति अभी भी इंसान कहलाने लायक रहेगा। ये सोचते सोचते उसने अनजाने में ही अपनी आस्तीन पकड़ ली और कहा, जाओयू दीदी, आपको क्या लगता है उन आसमान में उड़ने और जमीन में छिपने वाले कल्टीवेटर्स की नजर में हम नश्वर इंसान क्या हैं? जाओयू कुछ देर चुप रही और फिर धीरे से बोली, क्या तुम मैफ्लाई, एक प्रकार का कीड़ा, के बारे में जानती हो? वह एक ऐसा कीड़ा है जो सुबह पैदा होता है और शाम को मर जाता है, जिसका जन्म से लेकर मृत्यु तक का जीवन काल केवल कुछ हफ्तों का होता है। और कल्टीवेटर्स के लंबे जीवन में हम पानी में तैरने वाले मैफ्लाई की तरह हैं। सच कहूं तो 90% से अधिक मामलों में जहां कल्टीवेटर्स ने नश्वर इंसानों को मारा है, उनके दृष्टिकोण से उन्हें बिल्कुल नहीं लगता कि वे कुछ गलत कर रहे हैं। चींटियों ने मेरा रास्ता रोका, अगर मैं उन्हें कुचल दूं तो इसमें क्या हर्ज है? वे नश्वर मेरे खूनी गुलाम बन सके, इसके लिए उन्हें गर्व महसूस करना चाहिए। ये उन कल्टीवेटर्स के ही शब्द हैं जिन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके नियम तोड़े हैं। निंग यूचन ने अपने होंठ चबाए और उसके दिमाग में वह आवाज गूंज उठी जो बिल्कुल हानि रहित लगती थी। क्या वह भी ऐसा ही होगा? यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। किसी कल्टीवेटर के स्वभाव को समझने के लिए लंबे समय तक उसे देखना पड़ता है। निंग, तुम भी इन बातों में ज्यादा मत उलझो। दुनिया में केवल काले और सफेद नियम ही नहीं है। अगर भेड़िया भेड़ को खा जाए तो यह गलत नहीं है, और अगर चरवाहा अपनी संपत्ति को बचाने के लिए भेड़िए को मार दे तो यह भी गलत नहीं है। वे सब सिर्फ जीवित रहने के लिए ऐसा करते हैं। हम नश्वर इंसानों की रक्षा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम न्याय के पक्ष में हैं, बल्कि इसलिए कि हम भी कभी नश्वर इंसान थे, बस इतना ही। निंग यूचान चौंक गई। उसके मन में पहले से जो उलझन थी वह जैसे किसी बिजली के झटके से दूर हो गई हो, और एक ही पल में सब कुछ साफ हो गया। लेकिन तभी नई उलझनें भी सामने आ गईं। तो फिर किताब में जिस बुलाओ माउंटेन का जिक्र है वह कौन सी जगह है? मेरे विचार से किताब में जिस बुलाओ माउंटेन का जिक्र है वह कोई डायरी नहीं है, बल्कि एक किंवदंती जैसी है। इसमें बताया गया है कि पहाड़ पर एक अमर सच्चा देवता रहता है जो कभी इंसानों की दुनिया में घूमा करता था। उसने राजवंशों का उत्थान और पतन देखा, अमर संप्रदायों का उदय देखा, लेकिन समय उस पर कोई असर नहीं छोड़ पाया। उनमें से प्राचीन काल के एक महान व्यक्ति ने उस देवता को ढूंढ निकाला, इस उम्मीद में कि वह उससे अमृता का रहस्य जान सके। लेकिन उसने उस प्राचीन महान व्यक्ति के लिए केवल कुछ ही शब्द छोड़े, बूढ़े ताओवादी, तुमने जीवन भर अमृता की तलाश की, लेकिन यह सब बस एक भ्रम था। अगर स्वर्ग और पृथ्वी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा वापस ले लें तो तुम सब पानी के बिना मछली की तरह हो जाओगे। तुम्हारी सभी जादुई शक्तियां इसी स्वर्ग और पृथ्वी पर निर्भर करती हैं। कुछ ही दिनों बाद कल्टीवेशन क्रॉनिकल्स वॉल्यूम 1 पढ़ने के बाद जाओयू जल्दी से निंग यूचान को ली माउंटेन प्रिजन ले आई। वह चाहती थी कि निंग यूचान जल्द से जल्द कल्टीवेटर्स की दुनिया को समझ ले। ये ली माउंटेन प्रिजन असल में असामाजिक कल्टीवेटर्स को कैद करने की जगह थी, जो एक अधूरी इमारत के नीचे -9वें फ्लोर पर बनी थी और पूरी तरह से हथियारों से लैस गार्ड से भरी हुई थी। जाओयू ने अपनी उंगलियों से एक साधारण सा जादू किया और तभी एक जोरदार आवाज के साथ सामने की मोटी दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। निंग यूचान ने ध्यान से देखा तो दूर अंधेरे में एक आकृति दिखाई दी जिसे किसी तरह इंसान कहा जा सकता था, लेकिन उसका शरीर एक मांस के गोले की तरह सूजा हुआ था। उसके हाथ पैरों पर जादुई चिन्हों वाली जंजीरें बंधी थीं, जिन्होंने उसे दीवार से ऐसे जकड़ रखा था कि वह बिल्कुल हिलडुल नहीं सकता था। जाओयू ने भी उसे नफरत भरी नजरों से देखा और कहा, नंबर 12643, इसका आधुनिक नाम डुआनजू है। इसने 16 बलात्कार के मामले किए हैं और हर पीड़ित के शरीर पर चोट के अनगिनत निशान थे। उनकी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। 3 दिन पहले ही मैंने इसे अपने हाथों से पकड़ा है। निंग यूचन को अपने पैरों से लेकर सिर तक एक सिहरन महसूस हुई और उसने अनजाने में ही अपने पैर ढक लिए। क्या यह वही है जिसे किताब में हुआनशीतियन संप्रदाय का सदस्य बताया गया है? सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि हुआनशीतियन के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के लिए बाहरी शिष्य इंसान कहलाने लायक ही नहीं होते। वे जिस तरीके से कल्टीवेशन करते हैं वह एक सुधारा हुआ जल्दी सफलता पाने का तरीका है, जो कि अपनी प्राकृतिक क्षमता की सीमा को खत्म करके एक शॉर्टकट लेने जैसा है। ये कल्टीवेटर के स्तर को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी बहुत भयानक होते हैं और आखिर में वे सब इसी तरह के राक्षस बन जाते हैं। ये सुनकर निंग यूचान ने झटके से अपना मुंह फेर लिया। उसे अचानक अपने गले में बहुत तेज उल्टी जैसी महसूस होने लगी। लेकिन एक बात है, ये एक बहुत बड़ा पौष्टिक पदार्थ है। सच कहूं तो जाओयू अपनी ही प्रजाति के किसी जीव को एक वस्तु कहना पसंद नहीं करती थी, लेकिन यह नाम हुआनशीतियन के कल्टीवेटर्स ने खुद ही दिया था।
वंशी तियन के भीतरी शिष्य इन्हें इंसानी दवा कहते हैं। अगर कोई आम इंसान इसे निगल ले तो वह पलक झपकते ही की रिफाइनिंग स्तर पर पहुंच सकता है। निंग यूचन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे पर सिर्फ हैरानी और डर था। वे इंसानों को दवा की तरह इस्तेमाल करते हैं। जाओयू ने ऐसी शक्ल बनाई मानो वह यह सब देखकर आदी हो चुकी हो। यही दुष्ट कल्टीवेटर्स की दुनिया है। ताकतवर बनने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इस तरह के कल्टीवेटर हमेशा से ही हमारे ब्लैक गार्ड के मुख्य लक्ष्य रहे हैं। और तुम्हें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि उनके भीतरी शिष्यों की जिंदगी अच्छी होती है। वंशी तियन में भीतरी शिष्य भी बुजुर्गों के कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान होते हैं। बाहरी शिष्यों को भीतरी शिष्य खाते हैं और भीतरी शिष्यों को बुजुर्ग मारते हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। उनकी पूरी जिंदगी बस ऐसे ही कटती है। जाओयू की बातें निंग यूचन के दिमाग में किसी बिजली की तरह गूंज उठी। क्या कल्टीवेशन की दुनिया इतनी क्रूर है? हालांकि किताब पढ़ते समय उसे थोड़ा एहसास हुआ था, लेकिन जब ये सब उसके सामने साफ साफ आया तब जाकर उसे अंदर तक डर महसूस हुआ। तभी जो जंजीरें अभी तक बेजान लग रही थीं, उनमें से अचानक क्लैंग की आवाज आई, जैसे कोई चीज चुपचाप उन्हें घूर रही हो। निंग यूचान ने अपनी सहज प्रवृत्ति के कारण अचानक ऊपर देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें खून जैसी लाल आंखों से मिली, एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ से होकर पूरे शरीर में दौड़ गई, जैसे किसी ने उसकी पीठ पर अनगिनत सुइयां चुभा दी हों। जाओयू यह सब देखकर पीली पड़ गई। उसने लगभग तुरंत अपनी आवाज तेज की और सीधे गार्ड्स को बुला लिया। अगले ही पल खास तरह के हथियार पहने ब्लैक गार्ड के कई सदस्य तेजी से उनकी तरफ आए और सामने के अंधेरे को घेर लिया। हर कोई किसी बड़े दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार था। इससे पहले कि निंग यूचन कुछ समझ पाती, किसी ने कसकर उसकी आंखें बंद कर लीं। जाओयू की गंभीर आवाज उसके कान में गूंजी, हिलना मत। वंशी तियन के पास एक ऐसा जादू है जो लोगों के दिमाग पर काबू कर सकता है, खासकर औरतों के। उसे बिल्कुल मत देखना। इस समय अंधेरे में मौजूद उस आकृति से अचानक एक आवाज आई, तुम कौन हो? तुम्हारे ऊपर उसकी खुशबू क्यों आ रही है? इस अचानक आई चीख ने निंग यूचान का दिल मुंह में ला दिया और यहाँ तक कि जाओयू और वहां मौजूद ब्लैक गार्ड के सभी सदस्य भी हैरान रह गए। कुछ ही देर में अंधेरे में वह चीख एक हिस्ट्रिकल दहाड़ में बदल गई। हा हा हा, ली चंगशेंग, तुमने अपने गुरु और पूर्वजों को धोखा दिया। हर कोई तुम्हें मारना चाहता है। लेकिन दहाड़ खत्म होते ही जंजीरों से बंधी वह आकृति अचानक पागलों की तरह छटपटाने लगी और उसके मुंह से रोंगटे खड़े कर देने वाली चीखें निकलने लगीं। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मेरी गलती है, कृपया मुझे जाने दो। वह बार बार यही बात दोहरा रहा था और जंजीरों को खींचते हुए पूरी ताकत से छटपटा रहा था। उसका संघर्ष और भी तेज और घबराया हुआ होता जा रहा था। कोई भी उसके शब्दों से उसकी घबराहट और डर महसूस कर सकता था। पास मत आओ ली चंगशेंग, तुम एक राक्षस हो, तुम्हारी मौत बहुत भयानक होगी। निंग यूचन का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था। सामने वाला इंसान एक कल्टीवेटर था। उसने कहा कि मेरे ऊपर ली चंगशेंग की खुशबू आ रही है और मैंने सिर्फ 3 कल्टीवेटर से ही संपर्क किया है। एक वे योंग, दूसरी झाओ यू और तीसरे का सरनेम भी ली है। क्या यह मुमकिन है? इससे पहले कि निंग यूचन कुछ सोच पाती, झाओ यू ने फुर्ती दिखाते हुए उसे जोर से दूर धकेल दिया। जल्दी दूर हटो, वह खुद को ब्लास्ट करने वाला है। बाकी लोग भी बिना कुछ सोचे पीछे हट गए और सबने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा निकालकर चारों तरफ एक पारदर्शी सुरक्षा घेरा बना लिया। अंधेरे में उस व्यक्ति का शरीर पागलों की तरह फूलने लगा और हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक हवा में फटने लगी। एक जोरदार धमाके के साथ जमीन और पहाड़ हिलने लगे और धमाके की तेज लहर ने सुरक्षा घेरे को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। जाओयू को छोड़कर बाकी सभी लोग हवा में उड़ गए। जब धुआं छुंटा तो जाओयू ने डर के मारे एक लंबी सांस छोड़ी। उसने अचानक मुड़कर निंग यूचान को देखा, जो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति ने सिर्फ निंग यूचन पर किसी और की खुशबू महसूस की थी और उसी बात से डरकर एक ऐसा कल्टीवेटर जिसके पास पिछले जन्म में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल की ताकत थी, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को ब्लास्ट कर लिया। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या यह व्यक्ति सच में ली हुआइन है? उसने ऐसा क्या किया था कि एक बिना पलक झपकाए हत्या करने वाला राक्षस भी उसे शैतान कह रहा था? उसी रात ब्लैक गार्ड की चिंगजो शाखा ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक का मुख्य मुद्दा उस फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल के कल्टीवेटर द्वारा खुद को ब्लास्ट करने के बाद हुए असर पर चर्चा करना था। इनमें जिजू मुख्यालय से आया एक खुफिया अधिकारी जो फान भी शामिल था, जो सोल सर्चिंग आत्मा को पढ़ने में माहिर था और जिसका काम आमतौर पर सुपरनैचुरल घटनाओं से जुड़ी खुफिया जानकारी हासिल करना था। उसने अपनी नाक पर रखे चश्मे को खिसकाया, चारों ओर देखा और पूछा, निंग यूचन, तिरुवनंतपुरम कल्टीवेटर ने खुद को उड़ाने से पहले कहा था कि उसने तुम्हारे अंदर एक दुश्मन की आभा महसूस की है। तुम्हारा और उसके द्वारा बताए गए ली चंगशेंग का क्या रिश्ता है? वह शायद मेरा पति है। यह सुनकर जो फान ने त्योरियां चढ़ाई। तुम्हारा पति? तुम अपने पति के बारे में कितना जानती हो? इस पर जाओयू ने तुरंत बीच में आकर जवाब दिया,
पुराने जो निंग यूचन को कुछ नहीं पता, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। दरअसल मैंने खास तौर पर जिजो मुख्यालय को रिपोर्ट करके तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम दुआनजू की बची हुई आत्मा से ली चंगशेंग के बारे में जानकारी निकालने में मदद कर सको। जोफान ये सुनकर चौंक गया। तुमने वास्तव में दुआनजू की आत्मा का एक हिस्सा पकड़ लिया? ये कैसे किया? क्योंकि युआनियन स्तर से नीचे के कल्टीवेटर्स की आत्माएं बहुत कमजोर होती हैं और आमतौर पर शरीर के नष्ट होने के तुरंत बाद खत्म हो जाती हैं, जिससे आत्मा को पकड़ने में बहुत सीमाएं आ जाती हैं। लेकिन अगर जाओयू के पास इस मुश्किल को पार करने का कोई तरीका है तो ये पूरे ब्लैक गार्ड के खुफिया सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और खुफिया विभाग में उसका रुतबा भी काफी बढ़ जाएगा। जाओयू समझ गया कि वह क्या सोच रहा है और बेबसी से बोला, मैंने उसकी आत्मा को नहीं पकड़ा है। शायद ली चंगशेंग के प्रति उसकी नफरत इतनी गहरी थी कि मरने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली और इसीलिए उसकी आत्मा भटक रही है। जोफन की आंखों में निराशा की एक झलक दिखी, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ठीक है, उसे मुझे सौंप दो, साथ ही 2 लोगों को मेरी सुरक्षा के लिए बुलाओ। मैं आत्मा की तलाशी शुरू करने जा रहा हूँ। एक गुप्त कमरे में प्रवेश करने के बाद जोफान ने अपने शरीर पर आत्मा की रक्षा करने वाले ताबीज लगाए और अपने पास कई तरह की शांत करने वाली दवाएं और हीलिंग पिल्स रख ली। असल में किसी कल्टीवेटर की आत्मा की तलाशी लेने का मतलब है अपनी आत्मा को उसके दिमाग में भेजना, जो किसी खाई के किनारे रस्सी पर चलने जितना ही खतरनाक है। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो बाहर वाले मदद के लिए समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाएंगे। इसमें कम से कम आत्मा को नुकसान पहुंच सकता है और इंसान पागल हो सकता है या सबसे बुरे हालात में दुश्मन आपके शरीर पर कब्जा कर सकता है। पास खड़े ब्लैक गार्ड के सदस्यों ने सुरक्षा के लिए 3 अगरबत्तियां जलाईं। जोफान ने उन्हें पकड़ा और दूसरे हाथ से मंत्र बनाते हुए कुछ बुदबुदाने लगा। अचानक उसे चक्कर आने लगा, फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। टिप टिप उसे पानी की बूंदों के गिरने की आवाज सुनाई दी। घने अंधेरे में सरसराहट की आवाजें आ रही थीं और एक इंसान का चेहरा अजीब तरह से हिल रहा था। तुम मेरी आत्मा की तलाशी ले रहे हो? लेकिन जोफान ने इसे नजरअंदाज कर दिया। जादुई शक्ति की अनगिनत रेखाएं बाहर की ओर फैली और अंधेरे में घुसकर वह जवाब ढूंढने लगी जो उसे चाहिए था। जैसे जैसे जादुई रेखाएं गहरी होती गईं, उस चेहरे और जोफान दोनों ने अपना लक्ष्य ढूंढ लिया। लेकिन उस चेहरे ने उसे रोका नहीं, बल्कि एक अजीब और डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, हा हा हा, तुम वास्तव में ली चंगशेंग को ढूंढ रहे हो? तुम्हें पछतावा होगा। घना और गहरा अंधेरा अचानक फट गया और दुआनजू के दिमाग की गहराई में छिपी यादें जोफेन के सामने आ गईं। संप्रदाय के नेता बाहरी संप्रदाय से खबर आई है कि वहां एक जीनियस पैदा हुआ है। उसका शरीर स्वर्गदूतों जैसा है, जो इंसानी दवा बनाने के लिए बहुत बेहतरीन सामग्री है। क्या आपको वह चाहिए? उसका नाम शायद ली चंगशेंग है। इतने शानदार टैलेंट को दवा बनाना अफसोस की बात होगी। जाकर उससे कहो कि मेरे पास एक कल्टीवेशन पार्टनर की कमी है। अगर वह राजी होता है तो उसे पवित्र पुत्र का पद दिया जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में खबर आई कि ली चंगशेंग ने मना कर दिया है। इतनी हिम्मत! संप्रदाय के नेता का आदेश है, बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग तुरंत ली चंगशेंग को पकड़कर उसकी दवा बनाएं। 1 महीने के अंदर वह दवा संप्रदाय को सौंप दी जाए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। किसी को नहीं पता था कि अगले ही दिन ली चंगशेंग को पकड़ने गए सभी शिष्य मारे जाएंगे, यहाँ तक कि संप्रदाय के नेता का खास शिष्य भी उसकी तलवार से मारा गया। तीसरे दिन आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों ने हमला किया, लेकिन वे भी ली चंगशेंग के एक वार का सामना नहीं कर पाए। सिर्फ एक मामूली ली चंगशेंग के लिए इतने कम समय में हमारे हुआनक्सी टिया संप्रदाय ने 19 बुजुर्गों, 5 मुख्य शिष्यों और अनगिनत बाहरी शिष्यों को खो दिया है। क्या तुम्हारी इतने सालों की कल्टीवेशन बेकार गई? संप्रदाय के नेता, कृपया समझें, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वह इंसान एक राक्षस है। पिछली बार जब हमने उसे घेरा था तब वह सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग के स्तर पर था और इस बार यिंगवा मुख्य शिष्य ने उस पर हमला किया था। बाहरी संप्रदाय का शिष्य ली चांगशेंग संप्रदाय के नेता से मरने का अनुरोध करता है। यादों का दृश्य बदला। जोफान को अचानक अपनी आंखों के सामने धुंधलापन महसूस हुआ। एक गाढ़े तरल पदार्थ ने उसकी दृष्टि को रोक दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पूंछा तो उसकी उंगलियां तुरंत लाल हो गईं। चारों ओर पूरी तरह से तबाही मची थी। टूटे हुए जादुई हथियार और खजाने हर जगह बिखरे हुए थे और यहाँ तक कि हवा में भी एक गहरी लाल धुंध छाई हुई थी। दुआनजू के नजरिए से देखने के कारण जोफान यह नहीं देख पाया कि संप्रदाय के नेता के हॉल के अंदर क्या हुआ। उसने सिर्फ इतना देखा कि जब हॉल के दरवाजे दोबारा खुले तो केवल एक ही इंसान बाहर आया। वह कल्टीवेशन की दुनिया का सबसे युवा गोल्डन कोर कल्टीवेटर था, ली चांगशेंग। अचानक जोफान के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल पड़ी। अगले ही पल उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से टूट गया। वह पागलों की तरह अपने सिर को दीवार पर जोर जोर से मारने लगा। भले ही उसका सिर फट गया और खून बहने लगा, लेकिन वह नहीं रुका। उसके आसपास मौजूद उसके आदमियों को स्थिति समझ में आई। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और एक आदमी को तुरंत मदद बुलाने के लिए बाहर भेजा। जोके, शांत हो जाओ। जोफान का पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसकी आंखों में सिर्फ खौफ था। उसे बाहर वालों की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वह खुद से ही चिल्ला रहा था, लाल, चारों तरफ पहाड़ियों और मैदानों में सिर्फ लाल रंग है। ली चंगशेंग, वह आ गया है।
सबने मिलकर उसे काबू किया, उसके शरीर में कई दवाइयां इंजेक्ट की और कई महंगी हीलिंग पिल्स खिलाई। काफी देर बाद जाकर उसने संघर्ष करना बंद किया और धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन उसके चेहरे का डर और घबराहट बिल्कुल कम नहीं हुई थी। ये साफ था कि ली चंगशेंग के नाम से दुआनजू की हड्डियों में बसा खौफ उसकी आत्मा में प्रवेश कर चुका था और गहराई में एक ऐसी छाप छोड़ गया था जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। यह आत्मा की तलाशी के दुष्प्रभावों में से एक था। यदि लक्ष्य की भावनाएं या चेतना बहुत मजबूत हो तो यह तलाशी लेने वाले को भी प्रभावित कर सकती है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होने की संभावना बहुत कम होती है, खासकर एक बची हुई आत्मा के साथ। आखिरकार जब इंसान मर ही गया है तो उसे किस बात की फिक्र होगी सिवाय उस चरम खौफ के जो जीवन और मृत्यु से भी बड़ा हो। जोयू अपने निजी कार्यालय में बैठा था। उसने अपने हाथ में मौजूद रिपोर्ट को शुरू से अंत तक पढ़ा। असल में वह इस रिपोर्ट को 16 बार पढ़ चुका था। आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान को 3 साल हो चुके थे और ब्लैक गार्ड की स्थापना को भी 3 साल हो चुके थे। उसके हाथों से 1000 से ज्यादा अलौकिक घटनाएं गुजर चुकी थीं और उसने हर तरह के कल्टीवेटर्स देखे थे, लेकिन ली चंगशेंग जैसा हैरान कर देने वाला कल्टीवेटर उसने कभी नहीं देखा था। वह गरीबी में पैदा हुआ, लेकिन मुश्किलों के बीच से उठ खड़ा हुआ। उसने गोल्डन कोर के बूढ़े राक्षसों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पूरे संप्रदाय द्वारा शिकार किए जाने पर भी वह शांत रहा और बाद में उसने ऐसी प्रतिभा दिखाई जिसका कोई मुकाबला नहीं था। हथियार बनाना, फाउंडेशन बिल्डिंग, गोल्डन कोर, सब कुछ उसने एक ही बार में हासिल कर लिया और अकेले ही एक ऐसे शीर्ष संप्रदाय को नष्ट कर दिया जिसके पास गोल्डन कोर कल्टीवेटर था और जो अपने चरम पर था। गोल्डन कोर कल्टीवेटर को मारना